स्टूडेंट आज हम 2020 का जो है वो बॉटनी का फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो है वो पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो एमसीक्यूज देखते हैं। जब भी हम जो ये पेपर सॉल्व करते हैं तो आप देखें, सबसे पहले जो है वो सेक्शन ए है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला एमसीक्यू है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट, मतलब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या लिबरेट करते हैं। आपको पता है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लिबरेट करते हैं वो क्या करते हैं, सल्फर, सॉरी हाँ सल्फर। तो वो सल्फर जो है वो रिलीज करते हैं। तो इसका जो है वो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सी एंड सल्फर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वायरस carry the RNA strand complementary to the messenger RNA that carries the genetic information are called, यानी वो वायरस जो के क्या कहते हैं, जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मैसेंजर आरएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मौजूद होता है। तो उन आरएनए वायरसेस को हम क्या कहते हैं, तो उन आरएनए वायरसेस को हम कहते हैं माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो मतलब इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो ये होगा, मतलब माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। क्योंकि माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस को आपको पता है कि उनका जो आरएनए जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है मैसेंजर आरएनए के, तो इस वजह से उनको जो है वो सेल के अंदर जाकर मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कहता है कि फर्टिलाइजेशन इन स्पर्मेटोफाइट डज नॉट नीड वाटर, यानी स्पर्मेटोफाइट्स की फर्टिलाइजेशन जो होती है उसमें वाटर की जरूरत नहीं होती। क्यों वाटर की जरूरत नहीं होती? पोलन ट्यूब की वजह से। क्योंकि पोलन ट्यूब को जो है वो एक जगह, पोलन ट्यूब जो है वो गैमेट्स को बगैर वाटर के ही जो है वो ओव्यूल तक या फीमेल गैमेटोफाइट तक जो है वो पहुंचा देती है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर एमसीक्यू है वो है द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल ऑफन इन्वेजिनेट टू प्रोड्यूस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रेफर्ड एज, यानी सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की सेल की जो इन्वेजिनेट हो जाती है तो वो स्ट्रक्चर जो बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीजोजोम कहते हैं। इसके बाद कहता है क्लोरोप्लास्ट कंटेन डेंसली पैक स्टॉक ऑफ थाइलोक्वाइड नोन एज ग्रेना। थाइलोक्वाइड के स्टॉक को हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रेना जो है वो कहते हैं। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है उसमें कहता है टोटल स्टेम पैरासाइट इज, मतलब इसमें जो है वो टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा है। तो आपको पता है कस्क्यूटा, जिसको आप अमरबेल कहते हो, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। उसके बाद कहता है कि स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस बिलोंग टू फैमिली, यानी स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस कौन सी फैमिली में जो है वो पाई जाती है। तो फैमिली पोएसी में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस होती है। उसके बाद कहता है प्लांट इन विच, क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है, उसमें कहता है प्लांट इन विच फोटो रेस्पिरेशन अकर आर टर्म बायोकेमिकली एज, ऐसे प्लांट जिनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है उनको आप बायोकेमिकली क्या कहोगे, उनको आप कहोगे C3 प्लांट। क्योंकि आपको पता है C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती और ना ही कैम प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है। फोटो रेस्पिरेशन अगर होती है तो वो कौन से प्लांट्स में होती है, C3 प्लांट्स के अंदर। मॉस्क्यूटो इंजेक्ट प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ, यानी मॉस्क्यूटो जो है वो ह्यूमन के अंदर जो अपने प्लाज्मोडियम को जो इंजेक्ट इंट्रोड्यूस कराता है वो किस फॉर्म में कराता है, वो स्पोरोजोइट की फॉर्म में जो है वो कराता है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली बेसिकली यहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज के बाद फिर हम आ जाते हैं किस तरफ, हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं एमसीक्यूज के बाद। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखें, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज मीन बाय टैक्सोन, टैक्सोन का मतलब क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 5 से जो है ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखें मैंने टैक्सोन की डेफिनेशन लिख दी है। ईच ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सोन, यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के जो ग्रुप होते हैं, जिस आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपको पता है, जिस तरह आपने स्पीशीज, जीनस, फैमिली, किंगडम, फाइलम, ये सब टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। तो इसका जो हर ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टैक्सोन कहते हैं। एंड ईच टैक्सोन हैज रैंक एंड नेम, फॉर एग्जांपल हर टैक्सोन का एक नाम होता है और उसका एक रैंक होता है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन जो होते हैं उनकी क्लास जो है वो कौन सी है, रैंक जो है वो क्लास जो है मैमल है, और उनकी जीनस कौन सी है, वो होमो है। तो मतलब इसका जो है वो हर टैक्सोन का एक नेम भी होता है और उसका क्या होता है, एक रैंक भी होता है। किंगडम हो गया, एक फाइलम हो गया। तो कहता है नेम ऑफ फॉर हाईएस्ट टैक्सा, अगर आप हाईएस्ट टैक्सा की बात करो तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये क्या है, ये 4 हाईएस्ट टैक्सा हैं। और जो लोवेस्ट ट्री टैक्सा, यानी लोवेस्ट जो 3 टैक्सा हैं, 3 टैक्सा जो लोअर हैं, उनको स्पीशीज, जीनस और फैमिली जो है ये
लोअर 3 टैक्सॉन है। तो अब देखें, अगर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अगर आप इस तरीके से पॉइंट्स में जवाब लिखेंगे तो आपका जो है वो मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा लगेगा और कम टाइम के अंदर जो है वो आप बहुत ज्यादा जो है वो पेपर को क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। मतलब हाफ पेज पर ही आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आपने जवाब देने के बाद उसको इस तरीके से पॉइंट्स के अंदर आप लिख दें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर write only the name of any 4 animal viral diseases with their respiratory causative agent। यानी आपने जो है वो 4 वायरल डिजीजेस के नाम लिखने हैं और उसके बाद क्या बताना है, उनका कॉजेटिव एजेंट भी बताना है, मतलब उनको जो है वो काज कौन सा वायरस कर रहा है। तो एनिमल डिजीज के बारे में आपको पता है कि अगर आप अगर ह्यूमन डिजीज भी आप दे देंगे तो वो भी एनिमल डिजीज ही में आएगा, क्योंकि ह्यूमन भी कि एनिमल के ही किंगडम से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप यहाँ एनिमल डिजीज लिख दें, टेबुलेटेड फॉर्म में आप इसका जवाब दें। एक तरफ आप एनिमल डिजीज लिख दें, दूसरी तरफ आप लिख लें काजेटिव एजेंट, यानी उनको काज करने वाला एजेंट क्या है। अब जिस तरह मैंने पहली डिजीज लिखी है कोल्ड, तो कोल्ड किससे कौन काज करता है, राइनो वायरस। दूसरी डिजीज मैंने लिखी लिखी है रेबीज, रेबीज कौन काज करता है, रैबिडो वायरस। फिर तीसरी डिजीज लिखी है मीजल्स एंड मम्स, जो पैरामाइक्सो वायरस काज करता है। और चौथी जो डिजीज है डेंगू, जो आर्बो वायरस की वजह से होती है। मतलब इसका आंसर जो है वो आप किस फॉर्म में दे सकते हो, इस तरह टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर आप दे सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। 4 पूछ रहा है, व्हाट आर द 3 डिफरेंट पाथवे अवेलेबल इन रूट फॉर वाटर टू एंटर इनटू द जाइलम। यानी रूट से जाइलम में जो पानी दाखिल होता है उसमें 3 पाथवे जो हैं, सबसे पहले तो आपने उनका क्या बता देना है, नाम बताना है। तो ये 3 पाथवे जो हैं, एक तो सेल टू सेल पाथवे, एक सिम्प्लाज पाथवे और एक एपोप्लाज पाथवे। तो अब इसको आपने थोड़ा सा डिफाइन भी करना है कि सेल टू सेल पाथवे के अंदर जो वाटर मूव करता है ज्यादातर वो वैक्यूल टू वैक्यूल करता है। इसी तरीके से सिम्प्लास पाथवे जो है वो, इसमें जो वाटर मूव करता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए करता है। और एपोप्लाज पाथवे में जो वाटर मूव करता है वो थ्रो क्या करता है, थ्रो सेल वॉल। यानी इनके नाम लिखे, इनकी थोड़ी सी आपने फिर आगे क्या दे देनी है, डिस्क्रिप्शन भी दे देनी है। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं देनी है, थोड़ा थोड़ा सा इसको जो है वो डिफाइन कर देना है। और अगर आप चाहो तो आप इस क्वेश्चन के साथ जो है वो डायग्रामेटिक भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायग्रामेटिक अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सेल बना लेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले आपने सेल बनाना है रूट हेयर का। रूट हेयर के बाद आपने जो है वो कॉर्टेक्स का सेल बना लेना है। फिर आपने एंडोडर्मिस बना लेना है। फिर पेरिसाइकिल का सेल बना लेना है। और उसके बाद आपने जाइलम शो कर देना है। अब एपोप्लास्ट पाथवे में आप वाटर को जो है वो किधर से फ्लो करवा दो। अगर सॉरी से फॉर एग्जांपल अगर सेल टू सेल पाथवे है तो बीच में आपने ऐसे वैक्यूल बनाने। ब्लू कलर में मैं क्या शो कर रहा हूँ, ये वैक्यूल। और अब पानी जो है वो रूट हेयर से जो है वो एक सेल के वैक्यूल में आया, दूसरे सेल के वैक्यूल में आया, तीसरे सेल के वैक्यूल में, और ये जाइलम में चला गया। मतलब यहाँ पर मेजर जो रूट है वो क्या है, वो है वैक्यूल। सेल वॉल को भी क्रॉस किया, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर वैक्यूल में आया, फिर दूसरे सेल के, इस तरह से ये जाइलम में पहुंच गया। और सिम्प्लास पाथवे जो है वो किस तरह से होगा, आपने सिम्प्लास पाथवे में सबसे पहले तो आपने यहाँ पर बताना है कि एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में जो प्रोटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है उसको आप प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं। और पानी अगर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो जाइलम में जाता है तो उसको आप कहोगे सिम्प्लास पाथवे। यानी आप यहाँ पर लिख भी दोगे ये सेल टू सेल पाथवे, और यहाँ लिखोगे आप ये सेल टू सेल पाथवे, या इसको आप लिखोगे सिम्प्लास पाथवे। और अगर वाटर थ्रू सेल वॉल जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये पाथवे जो है वो एंडोडर्मिस में जाके डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर आगे पानी मजीद उसी पाथवे से दूसरे पाथवे से जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एपोप्लाज पाथवे। तो मतलब अपने क्वेश्चंस को आपने थोड़े पॉइंट्स में ये 3 लिखने हैं, उसके बाद फिर आगे इनको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देनी है, और नीचे चाहें तो फिर इसकी एक तस्वीर भी जो है आप फिगर भी ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है, हाउ प्रीडेटर फंजाई ऑब्टेन देयर फूड। यानी जो प्रीडेटर फंजाई होती हैं, आप क्वेश्चन नंबर ये 5 है, और इसका ये मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि जो प्रीडेटर फंजाई होती हैं, प्रीडेटर फंजाई आपको पता है कि कार्निवोरस फंजाई को कहते हैं, जो
एनिमल्स को कैप्चर, स्पेशली जो इनका प्रे होता है, इनका प्रे क्या होता है, नीमाटोड्स। नीमाटोड्स को कैप्चर और किल करके क्या करती हैं, ये खाती हैं। तो कह रहा है किस तरीके से वो अपना फूड ऑब्टेन करती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रीडेटर फंजाई पैरालाइज द प्रे, यानी सबसे पहले क्या करती हैं, अपने प्रे को, अपने शिकार को, इनका शिकार क्या होता है, नेमाटोड, उसको पैरालाइज कर देती हैं। पैरालाइज करने के बाद पेनेट्रेट दियर हाइफी, अपनी हाइफी को क्या करती हैं, उनके बॉडी में पेनेट्रेट कर देती हैं और क्या एब्जॉर्ब करती हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट, यानी फूड अपना एब्जॉर्ब करती हैं। इट फुड फुलफिल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फ्रॉम प्रे, यानी जिससे ये नीमाटोड्स को, ये जो वॉर्म्स को खाती हैं, उनसे अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। इट फुलफिल्ड इट्स ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग ऑफ वुड, जबकि ग्लूकोज तो ये किससे लेते हैं, ग्लूकोज तो ये वुड को जो है वो, लकड़ी जो होती है वुड को ब्रेक डाउन करके लेते हैं। ये तो तरीका हो गया कि किस तरीके से अपना फूड, लेकिन अपने, अगर आपसे पूछा जाए अपने प्रे को, साथ साथ मैंने ये भी बता दिया है कि वो अपने प्रे को कैप्चर कैसे करते हैं। तो सम स्पीशीज ऑफ प्रीडेटर फंजाई ट्रैप प्रे बाय फॉर्मिंग कंस्ट्रक्टिंग रिंग, यानी कुछ स्पीशीज के अंदर इस तरीके की एक कंस्ट्रक्टिंग रिंग होती है। जब इसमें से नीमाटोड गुजरते हैं तो उसको क्या करता है, एक कंस्ट्रक्टिंग रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको पकड़ लेती है। दियर हाइफी इनवेडिंग एंड डाइजेस्टिंग प्रे, उसको पकड़ लेते हैं, उसको पैरालाइज करके उसकी हाइफी उसमें प्रे में डाइजेस्ट करती हैं और उसको उसका फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। अदर प्रीडेटर फंजाई हैव अदर एडाप्टेशन सच एज सिक्रीशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, कुछ प्रीडेटर फंजाई ऐसे होते हैं जिनकी हाइफी से कुछ स्टिकी सब्सटेंस निकलते हैं, जिसकी वजह से नीमाटोड्स या उसका प्रे जो है उसके साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जिसके बाद उसको वो पैरालाइज कर या उसको किल करके फिर अपना फूड जो है वो लेते हैं। उसके बाद कहता है, क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो मैंने यहाँ पर ही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का, और क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है why do we say that sporophyte of Anthocerote show many advanced character suitable for land, यानी क्यों कहते हैं कि एंथोसेरोटी जो है, जो हॉर्नवुड है, उसके स्पोरोफाइट के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो उसको जमीन पर सर्वाइवल उसका जो है वो क्या बना देते हैं, बेहतर बना देते हैं। तो उसका आंसर ये लिखेंगे, बिकॉज द स्पोरोफाइट हैज स्टोमेटा इन क्लोरोप्लास्ट, जो हॉर्नवुड होता है एंथोसेरोटी है, उसके स्पोरोफाइट के अंदर स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, एंड कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस, मतलब अगर स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो जमीन पर ज्यादा बेहतर तरीके से रह सकते हैं। इट हैज मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टम्स विच कीप ऑन एडिंग सेल, इनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होते हैं जो कंटिन्यू सेल बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका स्पोरोफाइट का साइज भी ज्यादा हो जाता है और वो जमीन पर ज्यादा बेहतर तरीके से जो है फिर सर्वाइव करते हैं, कि उनका जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन से भी जो है वो रेजिस्ट करते हैं बहुत सारी। ड्यू टू दीज कैरेक्टर स्पोरोफाइट कंटिन्यू टू सर्वाइव इवन आफ्टर द डेथ ऑफ गेमिटोफाइट, मतलब इन कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, अगर गेमिटोफाइट की डेथ भी हो जाएगी तब भी स्पोरोफाइट क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपने ये आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें पूछ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो बेसिकली जो एटीपी बनता है उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं। तो उसका मैंने जवाब लिखा है, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू एडीपी फ्रॉम एन अदर मॉलिक्यूल या फ्रॉम एन अदर सबस्ट्रेट। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको इसके आप एक ऐसी इक्वेशन लिखें, ग्लाइकोलाइसिस में फोस्फोइनोल पायरोवेट जो होता है वो क्या करता है, अपना एक फोस्फेट किसको दे देता है, एडीपी को, यानी एडीपी जो फोस्फेट लेगा वो किससे लेगा, वो एक सबस्ट्रेट से लेगा, और वो सबस्ट्रेट कौन सा है, वो सबस्ट्रेट है फोस्फोइनोल पायरोवेट, यानी फोस्फोइनोल पायरोवेट के मॉलिक्यूल से ये फोस्फेट लेगा, और फिर ये जो है वो जब लेगा फोस्फेट तो एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फोस्फोइनोल पायरोवेट तो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। तो ये जो एटीपी की सिंथेसिस है, इस सिंथेसिस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आप चाहो तो इसको इस तरह डिफाइन, इसको इस तरह इसकी रीजन बता दो, उसके साथ आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया। इसके बाद कहता है डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपने कोई दो डिफाइन करने हैं। पहली जो है पूछ रहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर तो आपको पता है कि binomial nomenclature is a scientific naming of living organism consists of two part, one part is a generic name and other part is specific name, इसको हम कह रहे हैं binomial nomenclature। कॉन्स क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड कॉन। इसी तरीके से प्लाज्मिड को आप कैसे डिफाइन करोगे, प्लाज्मिड जो है बेसिकली कहते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए
इन बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। लेकिन जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन को बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, डेफिनेशन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं होती, जितना कम आप उसमें डिफाइन करोगे वो उतना ही बेहतर होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। उसके बाद कहता है डिस्टिंग्विश एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने डिस्टिंग्विश करना है इनमें से किसी एक को। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने डिस्टिंग्विश करना है, एक तो पहला है जाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। तो जाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में अगर आप डिफरेंसेस देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं कि जाइगोमाइकोटा स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है, जबकि एस्कोमाइकोटा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है। जाइगोमाइकोटा के अंदर जो हाइफी होती हैं वो एसेप्टेड होती हैं, मतलब उनमें सेपरेशन वॉल जो है वो क्रॉस वॉल नहीं होती और उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो इनको हम सिनोसाइटी कहेंगे। जबकि जो एस्कोमाइकोटा होती हैं उनमें हाइफी क्या होती हैं? सेप्टेट होती हैं, और वो होमोकैरियोटिक भी हो सकती हैं और हेट्रोकैरियोटिक भी हो सकती हैं। जाइगोस्पोर जो जाइगोमाइकोटा होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है? जाइगोस्पोर बनता है। जबकि एस्कोमाइकोटा के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो है वो क्या बनते हैं? एस्को स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, किसके रिजल्ट में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में। अगर हम जाइगोमाइकोटा की एग्जांपल देखें तो राइजोपस और म्यूकर जाइगोमाइकोटा की एग्जांपल हैं, और यीस्ट और मॉडल्स किसके एग्जांपल हैं? ये एस्कोमाइकोटा की एग्जांपल हैं। उसके बाद दूसरा जो डिफरेंस है वो एसेंट ऑफ सेप और ट्रांसपायरेशन में है। तो एसेंट ऑफ सेप आपको पता है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट कहलाता है एसेंट ऑफ सेप, और एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप किसके जरिए होती है? जाइलम टिश्यू के जरिए। जबकि ट्रांसपायरेशन ज्यादातर किसके जरिए होती है? स्टोमेटा के जरिए होती है। एसेंट ऑफ सेप अगर रूट प्रेशर के जरिए हो रही है तो वो रात को भी हो सकती है, जबकि ट्रांसपायरेशन हमेशा कब होती है? ट्रांसपायरेशन हमेशा जो है वो दिन के टाइम होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में, और उसके साथ एसेंट ऑफ सेप में और ट्रांसपायरेशन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है। Why do biologists consider kingdom Protoctista as a polyphyletic group of organism? जो है वो बायोलॉजिस्ट क्यों कंसीडर करते हैं इसको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को पोलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? ड्यू टू इट्स डाइवर्सिफिकेशन। आपको पता है प्रोटोक्टिस्टा के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब बहुत ज्यादा वेराइटी है। इसमें यूनिसेलुलर भी है, इसमें सिंपल मल्टीसेलुलर भी है, इसमें जो है वो ऑटोट्रॉफ भी है, इसमें हेट्रोट्रॉफ भी है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की जो है इसमें वैरायटी मिलती है। तो उस वैरायटी की वजह से बायोलॉजिस्ट रिगार्ड करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को एज पोलीफाइलेटिक ग्रुप। और पोलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है, मींस दे डू नॉट शेयर सिंगल कॉमन एंसेस्टर, यानी इनका कोई सिंगल कॉमन एंसेस्टर नहीं है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स का एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है, वो है एलजी। यानी प्लांट्स किससे इवोल्व हुए हैं? प्लांट्स इवोल्व हुए हैं एलजी से। लेकिन ऐसा कोई सिंगल कॉमन एंसेस्टर हम प्रोटोक्टिस्टा का नहीं कह सकते, प्रोटोक्टिस्टा किंगडम का। तो ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जिससे ये किंगडम बनी है। तो इस वजह से इस किंगडम को बायोलॉजिस्ट क्या कंसीडर करते हैं? इसको कंसीडर करते हैं पोलीफाइलेटिक ग्रुप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें पूछ रहा है राइट डाउन द बॉटनिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग। यानी कुछ प्लांट्स हैं उनका बॉटनिकल नेम जो है वो पूछ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। पहले तो पीच है, तो यहाँ एक तरफ आप कॉमन नेम लिख दें और दूसरी तरफ बॉटनिकल नेम लिख दें। पीच, पीच का जो बॉटनिकल नेम है वो है प्रूनस पर्सिका। जब भी आप हैंड राइटिंग में लिखेंगे बॉटनिकल नेम तो उसको नीचे अंडरलाइन करेंगे। इसी तरीके से टोबैको जो है वो टोबैको का बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम। स्वीट पी का बॉटनिकल नेम है लेथेरस ओडोरेटस। इसके बाद साइरस जो ट्री है उसका बॉटनिकल नेम है एल्बीजिया लेबर। ये आपने इसके बॉटनिकल नेम जो है वो बताने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डिफाइन लाइकेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ फंगस एंड एल्गी इन लाइकेन। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट में तो आपसे पूछ रहा है कि आप लाइकेंस को डिफाइन करो। पहले तो आपने किसको डिफाइन करना है? लाइकेंस को डिफाइन करना है। तो लाइकेंस को कैसे डिफाइन करोगे? इसको लिखोगे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। यानी एलजी और फंजाई के दरमियान में जो एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप लाइकेंस कहते हो। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का मतलब यह है
कि दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, दोनों कोई ना कोई एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, तभी इसको हम कह रहे हैं म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि इसमें एलजी क्या रोल प्ले कर रही है और फंगस क्या रोल प्ले कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर एलजी एक तरफ लिख दूं, एक तरफ मैंने लिख दिया एलजी और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया फंजाई, तो एलजी जो है वो इस एसोसिएशन में क्या कर रही होती है, एलजी क्योंकि ऑटोट्रॉफ है तो वो फंजाई को क्या प्रोवाइड कर रही होती है, वो फूड प्रोवाइड कर रही होती है, वो फंजाई को क्या दे रही होती है, फूड दे रही होती है। और फंजाई इसके बदले में इसको क्या देता है, फंजाई इसको प्रोटेक्ट करता है, इसके बदले में प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, एक्सट्रीम जो सनलाइट होगी सनलाइट उससे प्रोटेक्ट करेगा, एंड डेसिकेशन पानी की कमी से भी जो है वो एलजी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और इस एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइकेंस। मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर मैं बनाता हूं ये जो है वो एलजी है और इसके चारों तरफ जो है वो ये फंगस हो गई, अब इन दोनों के ग्रुप को आप क्या कह रहे हो, लाइकेंस कह रहे हो। अब एलजी तो फंगस को क्या दे रही है, फूड दे रही है, फंगस ने इसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है तो डायरेक्ट सनलाइट इस पे नहीं पड़ने देती, और फंगस जो है वो कुछ पानी भी एब्जॉर्ब करके रखती है कि अगर बाहर पानी की कमी आ जाएगी तो वो एलजी को क्या देगी, वाटर देगी, यानी इसको डेसिकेशन से भी बचाएगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है व्हाई कार्निवोरस प्लांट यूज इंसेक्ट एज फूड। देखो कार्निवोरस प्लांट तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, फिर वो इंसेक्ट्स को अपने फूड के तौर पे क्यों खाते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि दे फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, यानी जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं या इंसेक्टिवोरस जो प्लांट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में, ऐसी सॉइल में जहां पर नाइट्रोजन कम होती है। तो बेसिकली दे यूज इंसेक्ट, इंसेक्ट्स को क्यों यूज करते हैं, टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, वो अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किसको खाते हैं, ये इंसेक्ट्स को जो है वो खाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो पूछ रहा है कि व्हाई कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट। देखो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में जो पूछ रहा है कि कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, आप मतलब हमें बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पेश आती है, उसकी रीजन क्या है। देखो हम बैक्टीरिया को जो कंट्रोल करते हैं उसकी दो रीजन है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी इसकी जो हम कंट्रोल करते हैं बैक्टीरिया को, उसके लिए दो वजह हैं। एक रीजन तो ये है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए आपको किसको कंट्रोल करना है, आपने जो है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। और दूसरा काम इसका क्यों कंट्रोल करना है, टू अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ फूड, और बैक्टीरिया आपके फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, टू अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ फूड, आपको अपने फूड को स्पॉइल होने से भी जो है वो किसके जरिए बचाना है, इन्हीं बैक्टीरिया को कंट्रोल कर कर आप इन दो चीजों को बचा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट में तो आपने बता देना है कि व्हाई कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट, तो इसमें आप बताओगे द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट प्रिवेंशन ऑफ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और दूसरा पॉइंट लिखोगे टू अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ फूड, और फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए आपको बैक्टीरिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा पार्ट में पूछ रहा है हाउ इट कैन मेक टेक प्लेस, यानी आपने किस तरीके से जो है वो फिर बैक्टीरिया को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आपकी बुक में पेज नंबर 109 पर जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे आप हाउ हाउ का जो पूछ रहा है हाउ कैन इट टेक प्लेस, तो इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो, जो आपकी बुक के अंदर जो है वो 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से आप ये पॉइंट्स दे सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को ट्रीट कर कर आप जो है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अलावा जो है वो डिस्ट्रप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन हो गया। इस तरह से 8 जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से कोई भी 5 पॉइंट जो है वो आप इनमें से क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, जो आपकी बुक में मौजूद है। इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो ज्यादातर बोटनी में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होता है, वो पूछ रहा है टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अल्वा विद रेफरेंस टू आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आपने अल्वा की क्या बतानी है, स्ट्रक्चर, मतलब इसमें हैबिटेट के बारे में नहीं बताना, अल्वा की स्ट्रक्चर बता देनी है कि इसका जो
ऊपर वाला पार्ट है इसको हम थैलस, इसकी जो बॉडी होती है उसको थैलस कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को ब्लेड कह रहे हैं। ब्लेड की लेंथ कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है। नीचे वाले पार्ट को होल्ड फास्ट कह रहे हैं। होल्ड फास्ट किस काम आता है? पहले तो आपने ये स्ट्रक्चर बता देनी है। स्ट्रक्चर बताने के बाद फिर आपने इसकी रिप्रोडक्शन बतानी है। रिप्रोडक्शन के अंदर इसकी आपने पूरी लाइफ साइकिल बतानी है, इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बतानी है। इसकी पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दोगे जो स्पोर्स के जरिए होती है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दोगे जो आइसोगेमस है, और उसके बाद बता दोगे कि इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है इसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। फिर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी आपने फिर डिफाइन करना है कि ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसको मैंने बकायदा आपको जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन इसी पैटर्न से जो है वो लिखवाया भी हुआ है। मतलब अगर आप इस तरीके से स्टार्ट अपना क्वेश्चन इस तरीके से करोगे, इन द लाइफ साइकिल और इन द रिप्रोडक्शन ऑफ अल्वा देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो स्टार्ट ही ऐसे, पहले स्ट्रक्चर बता दोगे अल्वा की और उसके बाद फिर ऐसे स्टार्ट करोगे, इन द लाइफ साइकिल और इन रिप्रोडक्शन ऑफ अल्वा देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर लिखोगे देयर इज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा, और फिर बताओगे कि इन आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर विद ईच अदर। उसके बाद फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग डाल देना। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मतलब स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तमाम पॉइंट्स बता देना। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर से कैसे गैमेटोफाइट बनता है ये बता दोगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाओगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोफाइट में होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग डालने के साथ गैमेटोफाइट की हेडिंग भी डाल दोगे। फिर ये पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें जो है पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दोगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहता है व्हाट आर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है? तो ब्रायोफाइट्स को डिफाइन करना है। नॉन वेस्कुलर प्लांट। ब्रायोफाइट बेसिकली क्या है? ये नॉन वेस्कुलर प्लांट जो है इनको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स कहते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ ब्रायोफाइट। तो आपको पता है कि आप ब्रायोफाइट का एक ही ब्रायोफाइट है फ्यूनेरिया या मोस, जिसकी लाइफ साइकिल दी हुई है आपकी बुक में, वही लाइफ साइकिल आपने बतानी है। और कहता है विद इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आपने वो तस्वीर बनाकर जो है वो उसको जो है वो डिस्क्राइब करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। यहाँ सिंपली पहले आपने क्या बता देनी है? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दे देनी है। उसके बाद आपने केल्विन साइकिल को जो है वो बता देना है। केल्विन साइकिल के जो 3 स्टेप हैं, कार्बोजाइलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इसके अलावा जो है वो आप रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, इन 3 जो है वो स्टेप्स को जो है वो बता देना है।